सभी साथियों को मेरा नमस्कार। जिला दर्शन के इस अध्याय में आज हम बात करने वाले हैं चमोली जिले के अंतिम अध्याय की। इससे पूर्व हम 2 वीडियो के माध्यम से चमोली जिले के बारे में विस्तृत जानकारी आपको दे चुके हैं। आज हम बात करने वाले हैं उन नदियों की जिनकी चर्चा हमने पिछले अध्याय में की थी, उन नदियों पर बनने वाली कुछ परियोजनाओं की, उसके अतिरिक्त चमोली जिले के अंदर प्रमुख स्थानों की, साथ ही साथ चर्चा करेंगे आज हम यहाँ लगने वाले कुछ मेलों की जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। क्योंकि चमोली जिला काफ़ी विस्तृत है, काफ़ी बड़ा है, इसके लिए हमें अतिरिक्त मेहनत करनी पड़ी है। इसलिए आपको भी ये समझना होगा कि इसकी जो वैल्यूज़ है वो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा है। चमोली का विस्तार इतना बड़ा है कि यहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ पढ़ने को भी मिलती हैं, समझने को भी मिलती हैं। परियोजना की अगर आप बात करें तो देखिए, अलकनंदा नदी का जो सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल है वो चमोली जिले के अंतर्गत ही आता है, क्योंकि इसके अंतर्गत 3 प्रमुख प्रयाग भी आते हैं। चर्चा हम उनकी कर चुके हैं। देखिए, ये अलकापुरी बांध से निकलने वाली नदी देखिए आप, अलकनंदा केशव प्रयाग से होते हुए ये बद्रीनाथ, गोविंद घाट, विष्णु प्रयाग, जोशीमठ, हेलंग घाटी होते हुए पीपलकोटी, गोपेश्वर, कर्णप्रयाग, उसके बाद ये पहुंच जाती है रुद्रप्रयाग के लिए। चर्चा अगर हम करते हैं नदी घाटी परियोजनाओं की, जो बहुउद्देश्य परियोजना होती है। बहुउद्देश्य का मतलब होता है आप नदी का पानी रोककर बिजली भी बना रहे हैं, सिंचाई भी कर रहे हैं, पानी की आपूर्ति भी कर रहे हैं, उसके अतिरिक्त भी आप पानी का उपयोग कर रहे हैं। सिर्फ एक योजना नहीं होती है उसमें। डैम बनाकर आप मात्र सिर्फ बिजली का उत्पादन नहीं करते, उसके अतिरिक्त भी अन्य कार्य करते हैं। तो देखिए आप, अलकनंदा नदी पर एक विष्णुगाड़ पीपलकोटी परियोजना है। मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि विष्णु प्रयाग से पहले अलकनंदा विष्णु गंगा के नाम से जानी जाती है, उसके बाद ये अलकनंदा बनती है। ठीक, चलिए वो इतना महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि अलकनंदा नाम ही इसका हर जगह पर लिखा होता है और जाना जाता है। ये पीपलकोटी है, यहाँ पर पीपलकोटी और विष्णुगाड़ एक परियोजना है। देखिए, पीपलकोटी अलकनंदा नदी के किनारे पर ही है। शहरों के नाम अगर आपको याद हो जाएंगे जो नदियों के किनारे पर हैं, तो आधा काम आपका आसान हो जाएगा। यही मानचित्र का महत्व है। देखिए आप, अलकनंदा नदी पर एक विष्णुगाड़ पीपलकोटी परियोजना, अन्य बहुत सारी परियोजनाएं हैं, पर जो परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है हम उनकी चर्चा करेंगे। लगासू परियोजना बड़ी महत्वपूर्ण है। अलकनंदा नदी पर लगासू परियोजना, आप जरूर याद रखिएगा इसका नाम, लगासू परियोजना। और एक और महत्वपूर्ण परियोजना जो अलकनंदा नदी पर है, देवसारी बांध परियोजना। ध्यान से सुनिएगा, देवसारी बांध परियोजना, आप इनको नोट कर लीजिएगा। प्रमुख चमोली जिले के अंतर्गत अलकनंदा नदी पर 3 बहुउद्देशीय परियोजनाएं। इसके अलावा नंदप्रयाग परियोजना भी है यहाँ पर, मगर वो आपको ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नंदप्रयाग सबको पता है पंच प्रयागों में से है। इसीलिए कुछ परियोजनाएं मैंने इसीलिए भी नहीं लिखी, आपको ऑलरेडी पता है कि वो किस नदी के तट पर होंगी। बात करते हैं पिंडर नदी की। पिंडर नदी का उद्गम स्रोत देखिए आप, ये पिंडारी ग्लेशियर से आती है बागेश्वर में। इसके किनारे पर देवाल, थराली, नारायणबगड़ और कर्णप्रयाग ये प्रमुख शहर हैं। इनमें एक परियोजना है देवाल परियोजना। मैंने आपको कहा भी कि नदी के किनारे पर स्थान भी आपको याद होंगे। परीक्षा में अगर परियोजना ना पूछकर शहर ही पूछ लिया जाए कि ये किस नदी के किनारे पर है, तो भी आपको दिक्कत नहीं होगी। देवाल परियोजना पिंडर नदी पर है। पिंडर नदी पर एक और परियोजना है मेलखेत परियोजना, नोट कर लीजिए आप, मेलखेत परियोजना। पिंडर नदी की एक सहायक नदी है खेलगंगा। खेलगंगा परियोजना भी पिंडर नदी के तट पर है। अब नंदाकिनी में देखिए आप, देवली परियोजना है, आप नाम से कंफ्यूज मत होइएगा। नंदाकिनी नदी पर देवली परियोजना है, इस नदी पर नंदाकिनी पर। देवाल परियोजना पिंडर नदी पर है, लेकिन देवली परियोजना नंदाकिनी पर है, जरूर याद रखिएगा। धौली गंगा क्योंकि बड़ा प्रसिद्ध है, धौली गंगा यहाँ पर अभी कुछ टाइम पहले एक आपदा भी आई थी, आपने सुना होगा, रैणी गांव के पास, जहाँ पर मिलन बिंदु है ऋषि गंगा का। जिस परियोजना में ये बाढ़ आई थी या जहाँ पर पानी रुका हुआ था, जिसकी वजह से वो बाढ़ उत्पन्न हुई थी, वो परियोजना थी तपोवन विष्णुगाड़। देखिए तपोवन यहाँ पर है, ये इस जगह पर धौली गंगा में वो बाढ़ आई थी, तपोवन विष्णुगाड़ परियोजना। उसमें ऋषि गंगा का पानी ज़्यादा आ गया था, मगर वो परियोजना क्योंकि यहाँ पर धौली गंगा के नाम से जानी जाती है, जब ऋषि गंगा और ये धौली गंगा मिल जाती है रैणी गांव में, तो ये धौली गंगा बन जाती है। तो तपोवन विष्णुगाड़ परियोजना। एक और परियोजना धौली गंगा पर ही है, झेलम तमक परियोजना, ये ऊपर है, झेलम तमक परियोजना। तमलकाटा और लाटा, तमलकाटा और लाटा अन्य 2 परियोजनाएं हैं जो धौली गंगा पर हैं। पेन और कॉपी लेकर आप नोट कर लीजिए, क्योंकि ये शहरों के नाम नहीं है, ये परियोजना के नाम है। अगर शहरों के नाम होते तो याद हो जाते आपको, वो डिफिकल्ट नहीं होता। परियोजना के नाम है, इसलिए इनको अलग से नोट करिए। विरही गंगा पर गोना ताल परियोजना है। 1890 के आसपास विरही गंगा पर एक भीषण बाढ़ आई थी, जिससे बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। कर्णप्रयाग, नंदप्रयाग तक कई मंदिर ध्वस्त हो गए थे।
तो वहीं उस पानी को रोकने के लिए गोहना ताल परियोजना यहाँ पर लागू की गई है। ये गोहना ताल भी है, हमने पहली वीडियो में ही तालों का जिक्र किया था, तो गोहना ताल की स्थिति के बारे में आपको बताया था। ये प्रमुख योजनाएं हैं चमोली जिले के अंतर्गत जो पड़ती हैं। अब हम बात करते हैं कुछ पर्यटक स्थल की चमोली के अंतर्गत या धार्मिक स्थल की। हम उन जगहों की चर्चा नहीं करेंगे जिनका हम पहले अध्याय कर चुके हैं, जैसे पंच बद्री, पंच केदार, उसके अतिरिक्त पंच प्रयाग, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे ऐसे स्थान हैं जिनका हम जिक्र करते करते काफ़ी लंबा समय व्यतीत हो जाता है। परंतु प्रयाग पढ़ते समय पर, आदि पंच बद्री पढ़ते समय पर हमने बहुत सारे स्थानों का जिक्र पहले कर लिया है। उसके अतिरिक्त तो जो बच गए हम उनकी चर्चा करेंगे। हम उत्तर से शुरू करते हैं। माड़ा गांव। माड़ा गांव देखिए ऐतिहासिक दृष्टि से भी बड़ा महत्वपूर्ण है। इसको ही माना जाता है उत्तराखंड का अंतिम बिंदु। माड़ा गांव से आगे एक सीता पुल है सरस्वती नदी पर, भीम पुल सरस्वती नदी पर। माना जाता है कि उस समय पर सरस्वती नदी में पानी अतिरिक्त था और एक पुल, क्योंकि सरस्वती नदी पार करने में पांडवों को बड़ी समस्या हो रही थी। माड़ा से माना जाता है कि स्वर्ग के लिए प्रस्थान हो चुका था पांडवों का, यह अंतिम पड़ाव था। आज भी ये अंतिम ही है उत्तराखंड का। वहां जाने के लिए उससे पूर्व एक भीम पुल बनाया गया था नदी को पार करने के लिए। पांडवों की तरफ से ऐसा माना जाता है कि ये भीम के द्वारा बनाया गया था, भीम पुल। आगे जगह भी है पांडुकेश्वर। पांडुकेश्वर के बारे में आपको ऑलरेडी पता होगा कि यहाँ पर कई ताम्र अभिलेख भी प्राप्त हुए हैं हमें, जो ललित देव सूर्य के माने जाते हैं। ध्यान से सुनिएगा, ललित देव के ताम्र अभिलेख भी हमें प्राप्त हुए हैं, जो हमें तब के कत्यूरी वंश की जानकारी प्रदान करते हैं। और ये इनकी राजधानी भी रहा है पांडुकेश्वर, जिसको आप कार्तिकेयपुर के नाम से जानते हैं। उसकी स्थिति देखिए आप गढ़वाल में। पांडुकेश्वर, पांडवों का रास्ता है ऊपर जाने का, मैंने आपको बता दिया, यहीं से ऊपर जा रहे हैं वो बद्रीनाथ के दर्शन के बाद। और यहाँ पर एक ताम्र अभिलेख भी है ललित देव सूर्य का, ये भी आप नोट कर लीजिएगा। अब हम नीचे चलते हैं। योगध्यान बद्री हम चर्चा कर चुके हैं, बद्रीनाथ की भी। इधर फूलों की घाटी आएगी, आप देखिए पूर्व दिशा में। फूलों की घाटी को 2005 में वैश्विक धरोहर, विश्व विरासत धरोहर के स्थलों में अंकित किया गया है। परीक्षा में पूछा जाता है, तो कौन से साल में? 2005 में। ये एक नेशनल पार्क भी है। हमने नेशनल पार्क का जिक्र ज़्यादा नहीं किया इन वीडियोज़ में, लेकिन अब आ रहे हैं तो आपको सब कुछ क्लियर करते जा रहे हैं। इसकी स्थापना 1982 में हुई। फूलों की घाटी ये उत्तराखंड का सबसे छोटा नेशनल पार्क है, फूलों की घाटी। अब आप देखेंगे नीचे चलेंगे तो यहाँ पर एक जगह, हाँ, बद्रीनाथ का हमने जिक्र किया है, तो बद्रीनाथ के बारे में जरूर आपको बताना होगा, महत्वपूर्ण है इसके बारे में जानना। धार्मिक स्थल के तौर पर पहले भी चर्चा हुई है, लेकिन कम हुई है, इस पर डिटेल में चर्चा करनी पड़ेगी। देखिए बद्रीनाथ नर और नारायण, नर और नारायण, दाहिनी तरफ नीचे की तरफ अगर आते हैं दक्षिण में, तो दाहिनी तरफ नर और बाईं तरफ नारायण पर्वत पड़ेगा, जिनके ठीक बीच में है। ये गंधमादन पर्वत पर है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर पहले बेरी के पेड़ हुआ करते थे और बेरी के पेड़ में ही देवी का वास माना गया। भगवान बद्री को यह समर्पित है। इसके अंदर एक शालिग्राम की मूर्ति है। राहुल सांस्कृत्यायन जो हमारे इतिहासकार हैं, उनके मुताबिक ये गौतम बुद्ध की है। कई सारी किंवदंतियाँ इसमें जुड़ी हुई हैं, लेकिन ये विष्णु को समर्पित मंदिर है। इसके बारे में एक किंवदंती ये भी है कि एक बार शिव और पार्वती यहाँ से जा रहे थे। जब यहाँ से प्रस्थान कर रहे थे तो एक छोटा बच्चा रोता हुआ उनको मिला। उसको देखकर उन्होंने गोद में लिया और गोद में लेते ही जब उसने भगवान विष्णु का विराट स्वरूप देखा तो वहाँ से ये मांग उठी कि भगवान विष्णु को यहीं पर स्थापित किया जाए। भगवान शिव से प्रार्थना की गई। उसके बाद से यहाँ पर बद्री का मंदिर, बद्री, भगवान बद्री का विशाल मंदिर बना। इसकी स्थापना का श्रेय जाता है आदि गुरु शंकराचार्य को। तत्पश्चात आदि गुरु शंकराचार्य ने यहाँ पर बद्रीनाथ मंदिर की स्थापना की। यह भी माना जाता है कि इसके निकट नारद कुंड है। नारद कुंड में भगवान बद्री की मूर्ति प्रभावित हो रही थी, जिसको नदी से निकालकर मंदिर में स्थापित किया आदि गुरु शंकराचार्य ने। इसके पास एक गरुण शिला है, मैं आपको बता दूं, गरुण शिला। वहां से 3 स्रोत पानी के जाते हैं। एक सूर्य कुंड के नाम से जाना जाता है, एक गौरी कुंड के नाम से जाना जाता है। एक सूर्य कुंड, एक गौरी कुंड। तीसरे कुंड का नाम आपने कमेंट बॉक्स में बताना है, क्योंकि जो भी बद्रीनाथ की यात्रा करता है वो अनिवार्य रूप से उसमें नहाता है। गर्म पानी है, वो गर्म पानी का स्रोत है। कहाँ से निकलती है? गरुण शिला से। उसके अतिरिक्त यहाँ पर मार्कंडेय शिला भी है। यहाँ पर अनेक शिलाएं हैं। महत्वपूर्ण शिला गरुण शिला है, मार्कंडेय शिला है। बद्रीनाथ के आसपास अनेक, देखिए बद्रीनाथ के आसपास अनेक जगह है। माड़ा में पूजा होती है माता शक्ति की, जो बद्रीनाथ की माता जी मानी जाती हैं, ऐसे मान्यता है। माता शक्ति मंदिर कहाँ पर है?
माणा में है। नोट कर लीजिएगा, क्योंकि धार्मिक जगह की हम बात कर रहे हैं। सारी चीज़ मैं नहीं लिख सकता, इसलिए मुँह से बता भी रहा हूँ, आपको समय भी दे रहा हूँ, आप नोट कर लीजिएगा। माता देवी मंदिर। इसके पूर्व हमने उत्सव तीर्थ की भी चर्चा की थी। उत्सव मूर्ति की योगदान बद्री में पूजा होती है, बद्रीनाथ की। बद्रीनाथ के पास लगभग 5 गुफाएं हैं। हमने इससे पहले चर्चा करी है बद्रीनाथ के पास की गुफाओं की। गणेश गुफा, व्यास गुफा, राम गुफा, मुचकुंद गुफा। मैं दोबारा से नाम इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि परीक्षा में पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सी गुफा बद्रीनाथ के निकट नहीं है। व्यास गुफा और गणेश गुफा तो आपको मालूम है, क्योंकि वहाँ पर महाभारत और भागवत गीता भी व्यास जी ने लिखी है। ये बद्रीनाथ का महत्व है। और जब वो लिख रहे थे तो सामने गणेश जी को उसके बारे में बता रहे थे। ये इस तरफ है, पश्चिम दिशा की तरफ, अलकापुरी की रेंज की तरफ, ठीक बद्रीनाथ के निकट। ये आपको समझ में आया। चर्चा करते हैं। देखिए, हमने गोविंद घाट में संगम होता है लक्ष्मण गंगा का अलकनंदा से। उन जगहों की चर्चा हम अभी नहीं कर रहे जिनकी चर्चा पहले आप कर चुके हैं। जोशीमठ की हम बात जरूर करेंगे। जोशीमठ में नरसिंह मंदिर है, और नरसिंह मंदिर के बारे में कहा जाता है कि ये लगातार कम हो रहा है, और इसके कम होने से बद्रीनाथ का अस्तित्व खतरे में आ गया है। ऐसी मान्यता है कि जब नरसिंह मंदिर का अस्तित्व समाप्त होने लगेगा, वो मूर्ति का आकार कम होता जा रहा है, और जब वह बिल्कुल कम हो जाएगा तो बद्रीनाथ का अस्तित्व स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। उसके लिए इसी के निकट भविष्य बद्री की भी स्थापना पहले ही कर दी गई है। नरसिंह मंदिर के अतिरिक्त अगर हम बात करें जोशीमठ की, तो इसके निकट एक बड़ी प्रसिद्ध जगह है। इसके दक्षिण में देखिए आप, ओली है बुग्याल, मगर स्कीइंग के लिए, पैराग्लाइडिंग के लिए ये बड़ा महत्वपूर्ण है। ओली नाम की जगह। कई पर्यटक स्थल यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर बर्फ जमी रहती है, आनंद की अनुभूति होती है। ओली पर्यटक स्थल की दृष्टि से उत्तराखंड के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। यहाँ रोपवे भी है, आप रस्सी से भी यहाँ जा सकते हैं, गाड़ी से भी सुगम है ये रास्ता। देखिए आप ओली की लोकेशन देखिए, आप ये घास का मैदान। बाकी चर्चा हम गुरसोक्यारी की कर चुके हैं, ठीक। नीचे आइए आप जरा। अच्छा, यहाँ पर एक जगह और है तपोवन। तपोवन क्योंकि ये आप देखेंगे पूर्व दिशा में है जोशीमठ के। यहाँ पर क्या प्रसिद्ध है, यहाँ पर एक ताल है गर्म पानी का, ताता पानी बोलते हैं। खूब गर्म पानी उसमें आता है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर कोई भी बीमारी हो, चर्म रोग से संबंधित, यहाँ स्नान करने से वो तुरंत ठीक हो जाती है। ये ताता पानी के बारे में मान्यता है, जो कहाँ पर स्थित है, तपोवन में है। आप इन चीज़ों को भी नोट करिएगा, तपोवन। उसके आगे रैणी गांव है। रैणी गांव का इतिहास में भी चर्चा आपने सुनी होगी। आगे बढ़ते हैं हेलंग घाटी से रम्माण। देखिए रम्माण ये एक मेला भी है, एक उत्सव भी है। आजकल परीक्षा में ट्रेंड भी कर रहा है। 2008 में इस उत्सव को इंदिरा गांधी ललित कला अकादमी दिल्ली में चलाया गया। नंदा देवी फूलों की घाटी की तरह ही इस उत्सव को भी 2009 में वैश्विक धरोहर की सूची में सम्मिलित किया गया। आप नोट करिएगा रम्माण महोत्सव के बारे में, बहुत कुछ परीक्षा में से पूछा जाता है रम्माण महोत्सव के बारे में, तो नोट करिएगा। 2009 में इसे भारत की वैश्विक धरोहर में सम्मिलित किया गया। रम्माण महोत्सव में एक मुखौटा नृत्य होता है। इस नृत्य में संवाद नहीं होता आपस में, मुखौटा नृत्य होता है। तो ये सवाल कई तरह से बनता है। ललित अकादमी में किसका प्रदर्शन हुआ? रम्माण महोत्सव का। किस जिले में है? चमोली में है। मुखौटा नृत्य किस नृत्य में होता है? रम्माण महोत्सव में होता है। तो ये सारी जानकारियाँ, इसको कब वैश्विक धरोहर का दर्जा मिला? 2009 में। ये सारी जानकारी आप नोट कर लीजिए, क्योंकि ये रम्माण महोत्सव से संबंधित सवाल परीक्षा में आपके टकराते हैं। गोपेश्वर की बात करें, पीपलकोटी की बात पड़ता है गोपेश्वर। गोपेश्वर चमोली जिले का मुख्यालय है। बिरही गंगा की बाढ़ में चमोली शहर पूरा डूब गया था, तो ऊपर मुख्यालय बसाया गया चमोली के ऊपर। यहाँ पर एक गोपीनाथ मंदिर है, मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं। रुद्रप्रयाग मंदिर की शीतकालीन पूजा गोपीनाथ मंदिर में ही होती है। हालांकि ये थोड़ा जानकर हैरानी भी होती है कि रुद्रप्रयाग समुद्र तल से 1200 से 1300 मीटर की ऊंचाई पर है। वहाँ पर शीतकाल में इतनी बर्फ नहीं पड़ती कि रास्ते बंद हो जाएं। फिर भी पुराने जमाने से ये मान्यता है और पहले से ही प्रचलन में है कि रुद्रप्रयाग जो भगवान शिव को समर्पित एकमात्र प्रयाग है, उसकी पूजा स्थल यहीं पर होती है, गोपेश्वर में। उसके नज़दीक आप देखेंगे चमोली है, फिर नंदप्रयाग है, इनका जिक्र हम पहले भी कर चुके हैं। कर्णप्रयाग आते हैं गैरसैंण में। प्रमुख शहरों की हम बात कर रहे थे। गैरसैंण, गैरसैंण का नाम आपने कई बार अखबारों में सुना होगा। इसको उत्तराखंड की स्थायी बनाने के लिए कई आंदोलन हुए, क्योंकि इसकी स्थिति आप देखेंगे तो उत्तराखंड के मानचित्र में ठीक बीचों बीच है।
इसके नीचे चौखुटिया है, कुमाऊं का भी ये केंद्र है गैरसैंण। और गैरसैंण की राजधानी बनाने के लिए कई, क्योंकि पहाड़ के बीचों बीच है और पहाड़ के लोगों की आस्था इससे जुड़ी हुई है गैरसैंण से, इसलिए आप इसकी स्थिति का अवलोकन करिए। इसमें कुछ ऐसा ज़्यादा प्रसिद्ध नहीं है, यहाँ पर मेले लगते हैं ज़रूर, और मेले का हम जिक्र भी करेंगे क्योंकि यहाँ पर पांचाली का मेला लगता है, मैं आपको बता दूं गैरसैंण में, अभी अलग से जिक्र होगा उसका। आप देखिएगा ग्वालदम, ग्वालदम कॉफ़ी के लिए अंग्रेजों के ज़माने से सेब और कॉफ़ी के लिए बड़ा प्रसिद्ध है, यहाँ पर केंद्र भी है। पूछा जाए कि निम्न में से कौन सा स्थान सेब और कॉफ़ी के लिए प्रसिद्ध है चमोली के अंतर्गत, तो वो ग्वालदम होगा। बड़ी सुंदर जगह है ये, भव्य। आगे देखेंगे थराली है, देवाल है। अच्छा, हम बात कर रहे थे आदिबद्री की, क्योंकि आटागाड़ नदी पर है। कर्णप्रयाग के निकट एक जगह है नोटी गांव। प्रत्येक 12 वर्ष के बाद चमोली के इस जिले में नंदा राजजात यात्रा होती है, जिसका अपना एक पौराणिक और विशेष महत्व है। नंदा देवी यात्रा यहाँ से शुरू होती है। इस क्षेत्र में आप देखेंगे नंदा नाम से सब कुछ है, नंदा घुघुटी, नंदा पर्वत, नंदा देवी, नंदा कोट, नंदाकिनी, नंदा प्रयाग। तो ये देखेंगे आप, नंदा राजजात यात्रा का शुभारंभ यहाँ के नोटी गांव से होता है। इस यात्रा को प्रत्येक 12 वर्ष के बाद आयोजित किया जाता है। इंपॉर्टेंट चीज़ों को आप नोट भी करते जाइए। ये एशिया की सबसे बड़ी पैदल यात्रा है और ऐसा माना जाता है कि माँ नंदा देवी, जो भगवान शिव की पत्नी थी, उनकी कैलाश यात्रा के लिए ये कार्यक्रम किया जाता है और ये होमकुंड तक चलती है। बधानगढ़ के इस क्षेत्र को नंदा देवी का ससुराल माना जाता है और इस क्षेत्र को मायका। मान्यता ऐसी है कि यहाँ पर नंदा देवी आई थी पौराणिक काल में, पहले ज़माने में, और 12 साल तक यहाँ पर निवास किया था। और 12 साल के बाद यहाँ के स्थानीय लोगों ने उनको वापस अपने ससुराल भेजा था। तब से ये 12 साल के बाद ये यात्रा पैदल चलती है। इसके रास्ते देखिए आप, पिंडर नदी के सहारे चलती है इस तरह से, देवाल थराली होते हुए। इसका अंतिम पड़ाव होमकुंड है, बधानगढ़ का ये इलाका है। ग्वालदम से लेकर इधर का इलाका ये बधानगढ़ कहलाता था पुराने ज़माने में। तो ये नंदा राजजात यात्रा है, जिसके संबंध में परीक्षा में आपसे पूछा जा सकता है। उसके अतिरिक्त अगर आप नेशनल पार्क की बात करेंगे, यहाँ पर है उत्तराखंड का सबसे बड़ा नेशनल पार्क, गंगोत्री नेशनल पार्क, जो उस तरफ है गंगोत्री नेशनल पार्क, ठीक। उसके अतिरिक्त यहाँ पर नंदा देवी नेशनल पार्क भी है, जिसका थोड़ा हिस्सा पिथौरागढ़ से भी लगता है। ये नंदा देवी नेशनल पार्क, फूलों की घाटी यहाँ पर स्थित है। 3 नेशनल पार्क आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे, गंगोत्री जो उत्तरकाशी में भी है, नंदा देवी जो 2 देखिए इस कोने पर है आपका गंगोत्री नेशनल पार्क, जो सबसे बड़ा नेशनल पार्क है, और यहाँ पर है आपका नंदा देवी नेशनल पार्क, और बीच में है फूलों की घाटी। 3 प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान भी यहीं पर स्थित हैं, ठीक। तो ये वो प्रमुख जगह हैं जिनकी हमने चर्चा की आपको परीक्षा के लिए, जो बड़े महत्वपूर्ण हो जाते हैं। अब चर्चा करते हैं यहाँ लगने वाले प्रमुख मेलों की, ठीक। मेलों में देखिए सबसे पहले पूरा मेला है नौटी में। नोटी का हमने जिक्र किया कि ये वो जगह है जहाँ से नंदा राजजात यात्रा शुरू होती है। तो यहाँ पर जो मेले का आयोजन होता है वह पूरा मेला। कहाँ ये इसकी स्थिति है, नोट करते जाइएगा आप। मेले अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं कि इस मेले का आयोजन कहाँ किया जाता है। इसके नीचे आदिबद्री है, आदिबद्री में लगता है नौठा मेला। अब नोट करिए, नौठा मेला कहाँ लगता है, आदिबद्री में। इसके ऊपर पूरा मेला है नौटी में, आदिबद्री में नौठा। और ये तीसरा मेला जिसका हमने जिक्र किया, पांचाली मेला, इसकी स्थिति है गैरसैंण। पांचाली मेला। एक जगह है पोखरी, हम इतने क्षेत्र में स्थित पहले 4 मेलों का जिक्र कर रहे हैं। पोखरी का नाम पोखरी इसलिए पड़ा क्योंकि अंग्रेजों के ज़माने में यहाँ पर तांबे और लोहे का खान से यहाँ पर खदान बनाई जाती थी, जिसको पहाड़ में पोखर बोलते हैं। ज़मीन खोद के जब कुछ हम निकालते हैं तो पोखरी नाम पड़ा इसका। और पोखरी में जो मेला लगता है उस मेले का नाम है नागनाथ मंदिर का मेला। नागनाथ मेला पोखरी में लगता है। अब देखिए आप, 1943 से गोचर नाम की जगह है, यहाँ पर पड़ती है गोचर, ठीक। गोचर ये अलकनंदा नदी के तट पर ही है, कर्णप्रयाग से पश्चिम दिशा में। गोचर का मेला 1943 से लग रहा है। गोचर अपने आप में बड़ी प्रसिद्ध जगह भी है और ये मेला पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन पर लगता है, यानी 14 नवंबर को। तो ये है आपका गोचर का मेला, ध्यान से नोट करते जाइए। बधानगढ़ के क्षेत्र में गेंडा मेला लगता है, ग्वालदम के पास गेंडा मेला। तो गेंडा मेले का आयोजन ग्वालदम के नज़दीक बधानगढ़ में होता है। तिमुंडिया, जोशीमठ के अंदर लगने वाले इस मेले का नाम है तिमुंडिया मेला। प्रमुख मेलों को नोट करते जाइए क्योंकि ये इतने सारे हैं कि हम सारे नहीं लिखवा सकते।
फिर भी हम एक बार आपको फिर कह रहे हैं कि जो परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है, हमने उनका जिक्र किया है। तिमुंडिया मेला जोशीमठ में लगता है। इसके अतिरिक्त मैखंडा नाम की जगह पर एक वन यात्रा मेला होती है। अनुसुईया देवी का मेला, इसमें नहीं लिखा है, मैं आपको बता देता हूँ। अनुसुईया देवी का मेला इस तरफ है, ये अनुसुईया देवी का मंदिर है। जब बात मंदिरों की हो रही है तो हम उसको बताना भूल गए, यहाँ ऋषि अत्रि का भी निवास स्थल था। ऋषि अत्रि ने यहाँ पर तपस्या की थी। और यहाँ अनुसुईया देवी का एक मंदिर है जिस पर लगता है अनुसुईया देवी का मेला भी। ठीक है, उस लिस्ट में नहीं है वो, मैं भूल गया हूँगा लिखना, तो महत्वपूर्ण है इसलिए आपको जगह भी आपको बता रहा हूँ। जगह बताना भी मैं लिखना भूल गया। इतना बड़ा जिला है कि हम कई बार कुछ जगह हम दिमाग से फिसल जाती हैं, पर जब हम आपको पढ़ाते हैं तो अचानक से वो याद आती हैं। और अच्छा ही रहता है कि वो परीक्षा में आए, उससे पहले हमारे दिमाग में वो आ गई और हमने आपको बता दिया, और आप उसको नोट करते जाइए। और मानचित्र में भी आपको दिखा रहे हैं हम, ये है अनुसुईया देवी का मेला रुद्रनाथ के नीचे। अच्छा, एक कुलशारी मेला है, कुलशारी देवाल के आसपास की एक जगह है, और यहाँ पर लगता है कुलशारी देवी का मेला। मंदिर भी होगा ऑब्वियसली कुलशारी देवी का। नंद केसरी मेला थराली में है। मेले ज़्यादातर दक्षिण दिशा की तरफ लग रहे हैं, आप देखेंगे तमिल इसके जोशीमठ चमोली के। अब चूंकि मैंने आपको बताया कि लघु हिमालय निचले क्षेत्र में है, यहाँ पर आबादी ज़्यादा है। बृहद हिमालय ऊपर है, ज़्यादातर वहाँ पर ग्लेशियर्स और पहाड़ियाँ ही हैं। तो देखिए, प्रमुख चर्चाएं हमने की जगहों की, प्रमुख स्थानों की, पर्यटन स्थल की। कुछ का जिक्र हमने पिछली वीडियोस में कर दिया था, पंचबद्री, पंच केदार, पंच प्रयाग। उसके अतिरिक्त हमने जिक्र किया था, तालों का जिक्र किया था। तो चमोली क्योंकि बड़ा महत्वपूर्ण जिला है, हम बार बार इस बात को रिपीट कर रहे हैं, इसलिए इसका पौराणिक महत्व भी है, ऐतिहासिक महत्व भी है, और परीक्षात्मक महत्व तो सबसे ज़्यादा है। भाई हमने पहले ही बार बार जिक्र किया, अगर आपने चमोली जिले को पूरा पढ़ लिया तो समझ लिया आपने उत्तराखंड का 40% कवर कर लिया। यहीं से सबका उद्गम है, यहीं से सब लिंक्ड है, यही बहुत बड़ा सेंटर है, सबसे बड़ा जिला है क्षेत्रफल में, सबसे ज़्यादा विविधताएं यहाँ पर हैं। नंदा देवी को तो हॉटस्पॉट के तौर पर भी माना गया है। ठीक, और बहुत सारे कुंड हैं यहाँ पर। कुंड अभी हमने नहीं पढ़ाए हैं, कुंड वही नाम से हैं, सूर्य कुंड, तप्त कुंड। हो सकता है आपको रिपीट कर दूँ तो मैं एक जैसे नाम मिलेंगे, जो गंगोत्री के निकट है वो बद्रीनाथ के निकट है, इस वजह से मैंने अभी नहीं बताए हैं। उनका अंत में आपको जरूर बताएंगे कि इस कुंड की क्या खासियत है, पर फिलहाल चमोली जिले में इतना ही। इसके अतिरिक्त अब हम जिक्र करेंगे पौड़ी गढ़वाल की। तो मित्रों, आपको ये कैसा लगा जरूर बताइएगा, और हमें ज़रूर जानकारी दीजिएगा इसका आपको क्या फ़ायदा मिलने वाला है, ये भी आप लिखिएगा। एक सवाल आपसे पूछा है मैंने, बद्रीनाथ के निकट वो कौन गरुड़ शिला से निकलने वाला वो कौन सा कुंड है जहाँ पर आकर लोग स्नान करते हैं। मैं आपसे आशा करता हूँ कि अगर आपने पूरा वीडियो देखा होगा तो मेरे अंत में इस सवाल का जवाब आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में देंगे। मुझे ऐसी अपेक्षा है और आपसे उम्मीद भी है। धन्यवाद।